तो हमने बात कर लिया था हम लोग को कि जो हाइड्रोजन जो होता है उसका तीन एस्टोप्स होते हैं, है ना। एक होता है प्लूटोनियम, एक होता है ड्यूटेरियम, दूसरा होता है ट्रिटियम। जो तीनों के तीनों एस्टोप्स है वो किसमें वेरिएशन होता है, उसमें सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में क्या होता है, डिफरेंस होता है। प्लूटोनियम की बात करें इसको हम लोग हाइड्रोजन ही बोलते हैं, उसमें एक भी न्यूट्रॉन्स नहीं होते। लेकिन ड्यूटेरियम में क्या होते हैं, एक न्यूट्रॉन्स होंगे, और ट्रिटियम में तीन न्यूट्रॉन्स होंगे। और ट्रिटियम जो है वो रेडियो एक्टिव होगा, वो डिके करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं उसका थोड़ा सा कि अबाउंडेंस वगैरह क्या है, कितना कौन पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, इस तरह से बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी की बात करें तो रिलेटिव अबाउंडेंस की बात करें तो 99.9% जो है आपका वो है हाइड्रोजन जो हमारे पास, जिसको हम लोग H बोलते हैं, जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन्स नहीं होते, वो हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं। दूसरी बात करें तो इतना परसेंटेज इसकी है, ड्यूटेरियम की है, ट्रिटियम की देखो बहुत कम है, बहुत ही लेस अमाउंट में, बहुत ही 9 के बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये डिके भी कर रहा है। इसका कम होने का कारण क्या है, क्योंकि ये डिके करते जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं, कितना होता है 1.0। इसका जो मास की बात करें, ग्राम एटॉमिक मास की बात करें तो कितना है 1.018 होता है। इसका कितना होता है 2, क्योंकि इसमें एक ड्यूटेरियम में बढ़ जाता है ना, एक न्यूट्रॉन बढ़ जाता है, इसलिए डबल मास हो जाता है, ठीक है। इससे डबल मास इसका हो जाएगा, और इससे ट्रिपल मास इसका हो जाएगा। तो मास की बात करें तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम की बात करें तो हाइड्रोजन का मास रेशियो निकालेंगे तो अप्रोक्स रेशियो जो आगे निकल के आएगा वो आएगा 1:2:3 का रेशियो आएगा मास का, है ना। 3 गुना मास ट्रिटियम का होगा, 2 गुना मास ड्यूटेरियम का होगा हाइड्रोजन के कंपेयर में, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, ध्यान सुनेगा, बहुत लोग को मेल्टिंग पॉइंट लगता है सेम है, नहीं। मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका, देखो कितना है 13.6, मतलब 14 के आसपास का है, 14 केल्विन के आसपास इसका क्या है मेल्टिंग पॉइंट है। इसका कितना है 18, 19 मान सकते हो, 19 केल्विन इसका है, और इसका है 20 या 21 को अप्रॉक्स क्या मान सकते हैं 21 केल्विन मान सकते हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट का भी जो है वो सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा ट्रिटियम का है। हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में वंडरवाल में, जिसका मास ज़्यादा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। बताया था इस बात को, वंडरवाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो मास ज़्यादा किसका है, ट्रिटियम का मास ज़्यादा है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट वो भी ज़्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट वो भी ज़्यादा है। क्लियर है बात सबको, समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो भी कितना है, इसका 20, इसका है 23, इसका है 25। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। ये हमें सिखा दिया है किसने, वंडरवाल ने हमें बॉन्डिंग में सिखा दिया था, सेकेंडरी बॉन्डिंग में, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट हो गया। डेंसिटी की बात करें तो इसका कितना होता है 9, इसका 18, इसका 27, क्योंकि वॉल्यूम साइज वही है, बस क्या होगा इसमें एक सिर्फ प्रोटोन है, अगले वाले में क्या है एक प्रोटोन एक न्यूट्रॉन भी है, अगले वाले में क्या है दो न्यूट्रॉन एक प्रोटोन है। तो एरिया वही रह गया है, लेकिन जो मास होता जा रहा है वो एटम का, एटम वही साइज का है ना जी, बस अंदर में जो न्यूक्लियस है उसमें क्या हो रहा है उसका मास बढ़ गया। तो मास बढ़ जाएगा तो जो जो रेशियो मास का होगा वही रेशियो उसका डेंसिटी का भी होगा। देखो 9, 18 और 27, तो अप्रोक्स यही इसका मास का इसका डेंसिटी का भी रेशियो है, ठीक है। मास बढ़ते जा रहा है, डेंसिटी भी इसकी बढ़ती जा रही है। क्लियर बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब उसका है होता है कि उसको हम लोग मान लो अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसको हम चाहते हैं इसको लिक्विड में करना चाहते हैं, तो एंथैल्पी फ्यूजन देखो इसका क्या है, इसका देखो क्या है किलोजूल पर मोल। और इसका ये क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है तो इसकी आगे की बात हम करेंगे नहीं, क्योंकि बाकी बात जो है वो जनरली जो एग्जिस्ट करता है, जो डिके नहीं करता उसकी बात करेंगे, ठीक है। एंथैल्पी और वाइब्रेशन की बात करें वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो क्लियर बात। सिमिलरली बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे। तो बॉन्ड एनर्जी की बात करें, यहाँ बॉन्ड एनर्जी के बारे में कुछ बताया नहीं है क्योंकि बॉन्ड एनर्जी के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, इसका ज़्यादा होता है बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट डिसोसिएशन की बात किया हुआ है, किलोजूल पर मोल की बात करें। डिसोसिएशन मतलब तोड़ना है उसको, मतलब H2 है या D2 है, मान लो H2 भी हो सकता है हाइड्रोजन गैस, या फिर D2 भी हो सकता है, तो हम उसको तोड़ना चाहते हैं। इसका देखो इसका एनर्जी ज़्यादा लग रहा है, एनर्जी इसमें कम है इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर देखोगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की बात करें, दोनों का डिस्टेंस क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दोनों का सेम है। इसके बाद इसका आयनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, इसके आयनेशन की बात कर रहे हैं। देखो आयनेशन कितना था इसका 13, 12। तो इस तरीके से तुम देखोगे तो हाइड्रोजन का जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, एंथैल्पी वगैरह ये सब क्या है, कम है एज कम्पेयर टू ड्यूटेरियम, एज कम्पेयर टू ट्रिटियम। तो बोलो यहाँ तक वो क्लियर हो चुका है, आगे चलें। अरे बोलो, हेलो, यस सर। चलिए तो आगे चलते हैं।
यस सर यस। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, कि कैसे प्रिपेयर करते हैं डाई हाइड्रोजन, क्योंकि ये सब पढ़ना है, क्योंकि इसके बारे में तो हम जान ही चुके हैं सब कुछ कि ये क्या है, कैसे है, हाइड्रोजन की बॉन्ड थेरेपी क्या होती है, हाइड्रोजन क्यों किस जगह पे होता है। तो इसमें जो मेयर इस चैप्टर में पढ़ना होता है, प्रिपरेशन पढ़ना पड़ता है उसके एलिमेंटल फॉर्म का, या इससे बने हुए कंपाउंड का कैसे प्रिपरेशन करते हैं, उसके बारे में आपको पता करना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो पहला जो मेथड है वो है आपका कौन सा, लैब में कैसे बनाते हैं। लैब में तो हम लोग सिर्फ क्या टेस्ट के लिए बनाते हैं, है ना। तो एक हम लोग पढ़ेंगे लैब का मेथड पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम लोग कमर्शियल मेथड, जो बेचना है मान लो हमको, ये H2 कहाँ से आएगा। तो एक होता है लैब, लैब में कैसे बनाते हैं, और दूसरा होता है कमर्शियली, मतलब लैब में तो हमको थोड़ा सा चाहिए ना जी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लेकिन कमर्शियली हमको लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, तो उसके लिए एक अलग तरीका अपनाते हैं। तो एक जब प्रिपरेशन, कभी भी किसी चीज़ का प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे तो आप देखोगे दो मेथड होता है, एक होता है लेबोरेटरी मेथड होता है, दूसरा होता है कमर्शियल मेथड होता है। तो लेबोरेटरी मेथड में क्या होता है, क्योंकि छोटे स्केल में को करना पड़ता है, तो हमने पढ़ा भी होगा, बचपन में पढ़ा भी होगा कि मेटल जो है वो किसी भी एसिड से जब रिएक्ट करता है, मेटल जो होता है किसी एसिड से रिएक्ट करता है, तो आपने पढ़ा होगा वो हाइड्रोजन गैस निकालता है। याद करो, क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने कि मेटल रिएक्ट विद एसिड प्रोड्यूस H2 गैस, सॉल्ट इन H2 गैस। बोलो हाँ यार, पढ़े थे कि नहीं पढ़े हो। तो उसी तरीके से देखो ध्यान यस से, सर। तो यहाँ सर पे पढ़े थे। पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन, क्या है ग्रेन्यूल ऑफ जिंक, जिंक क्या है मेटल है, HCl क्या है तुम्हारा एसिड है, तो जिंक ग्रेन्यूल को आप HCl से करवाइएगा तो क्या होगा, आपको H2 गैस मिलेगा। ये हो गया आपका लैब का प्रोसेस हो गया, है ना। याद रखिएगा लैब स्पेसिफिक है ये, जिंक को आप 10th में भी यही डाला होगा, देखो 10th में देखा होगा HCl डाल के और जिंक ग्रेन्यूल्स डाला था उसके अंदर, देखा टेस्ट ट्यूब में डाला गया था, और वहाँ से H2 गैस निकल रहा था। H2 गैस को क्या किया था हमने, फिर सोप सोल्यूशन से पास करवाए थे, याद करो, बोलो, जैसे बचपन की बात भूलनी नहीं है ये सब बात। जो यहाँ से जो गैस निकला उसको क्या किया था हमने, H2 तो हमने एक सोप सोल्यूशन से पास किया था, यहाँ से बॉल बन के निकल के आया था, बॉल बन के बाहर गया था, फिर मोमबत्ती से उसको मैंने जलाया था हम लोगों ने, तो क्या आया था यहाँ से पॉप साउंड निकल के आ रहा था, क्योंकि H2 जो है फ्यूल होता है और वो जलेगा। तो एक तरीके से ये क्या था कि H2 गैस होता है, मतलब H2 गैस को कंफर्म करने के लिए भी एक रिएक्शन कर सकते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब क्या है कि जिंक ग्रेन्यूल्स जो मेटल्स होते हैं उसको अगर आप एसिड से करवाइएगा तो क्या बनेगा आपका H2 गैस। तो ये एक मेथड हो गया, तुम्हारा समझ में आ गया। दूसरा मेथड क्या है कि बाय द एक्शन ऑफ एक्वस अल्कली, और एक बात बताए थे कि बेस में भी देखा होगा जिंक और अल्मुनियम, में दो भाई साहब, यही दो एलिमेंट है बस, जिंक और अल्मुनियम ही दो एलिमेंट है जो कि बेस से रिएक्ट करके क्या बनाता है, याद करो सोडियम जिंकेट, याद है हाइड्रोजन गैस पढ़ाते। ये सब तुम्हारा देखो, ये जितना मैंने लिखवाया ये आपके 10th क्लास के बुक में है, जब एसिड बेस पढ़ते हो 10th क्लास में, सॉल्ट उसमें सब दिया रहता है कि एक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल, एक्शन ऑफ या फिर प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड व्हेन इट रिएक्ट विद मेटल, व्हेन इट रिएक्ट विद नॉन मेटल। याद है ये सब बात, ये सब बातें यहाँ समझ में आ रहा हो तुमको। तो जिंक पढ़े थे, जिंक जो सोडियम से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है, ये सब याद रखना है, सोडियम जिंकेट और H2 गैस बनता है। इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, इस गैस को आप क्या करेंगे, एक टेस्ट पाइप से पास करेंगे, कहाँ से, सूक्ष्म में पास करेंगे, जो बॉल बन के बाहर आएगा उसको आप मोती जला कर देखिएगा, अगर वो पॉप साउंड के हिसाब जलता है तो समझ जाओ कि वो क्या है, फ्लेमेबल गैस है, मतलब वो H2 गैस होगा। ठीक है, सिमिलरली अल्मुनियम, ये दो याद रखिएगा, अल्मुनियम और जिंक ही दो आदमी हैं जो कि बेस से रिएक्ट करता है, अदरवाइज और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं, और ऐसा कोई मेटल नहीं है जो कि बेस से रिएक्ट करता है। बाकी जितने भी मेटल है वो एसिड से रिएक्ट करता है, ठीक है, लेकिन मेटल से बेस रिएक्ट करने वाला यही दो आदमी है, कौन है, जिंक और अल्मुनियम, ठीक है। ये क्या बनाता है यहाँ पे, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, याद रखिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट, और हाइड्रोजन निकलता है। इससे क्या होता है, इसको भी आप टेस्ट करना चाहते हैं तो उसको भी ऑप्शन पास कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कमर्शियल मेथड की बात करने हैं। बोलो यहाँ तक से डाउट है, लेबोरेटरी में कोई डाउट तो नहीं होगा। नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम लोग कमर्शियल की बात करने जा रहे हैं। कमर्शियल में क्या होता है कि लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, तो आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर सुना होगा, डिसोसिएशन फर्स्ट चैप्टर 10th में था कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें देखा होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन, जैसे पढ़ा होगा आपने। तो उसमें देखा होगा डिकम्पोजिशन में एक आया था इलेक्ट्रोलिसिस आया था, फोटोलिसिस आया था, ये सब आया था। तो उसमें से बात करने आ रहा है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि लाइसिस मतलब होता है ब्रेकिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग, और लिखा हुआ आगे इलेक्ट्रो मतलब ब्रेकिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस।
वो एक होता है फोटोलिसिस, है ना। तो मतलब क्या होगा, ब्रेकिंग विद द हेल्प ऑफ लाइट, समझ में आ रहा है। फिर होता है थर्मोलिसिस, क्या होता है, थर्मोलिसिस बोल सकते हैं, मतलब लाइसिस मतलब ब्रेकिंग विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी। एक होता है पायरोलिसिस, सुना होगा, पायरोलिसिस सुना होगा आपने, है ना, सुना है पायरोलिसिस। पायरो मतलब होता है हीट, लाइसिस मतलब होता है ब्रेकिंग, तो ब्रेकिंग विद द हेल्प ऑफ हीट। तो ये समझ में आ रहा है आप लोग को, ये सब क्लास 10th में ही है। तो अगर आप पढ़ा होगा आपने कि जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं H2O का, तो आप देखोगे कि थोड़ा सा ट्रेस होना चाहिए कि प्योर वाटर जो होता है वो नॉन कंडक्टिंग होता है। प्योर वाटर जो होता है कैसा होता है, वो नॉन कंडक्टिंग होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रेस ऑफ एसिड या कोई भी आयनिक कंपाउंड को उसके अंदर डालते हैं ताकि वो कंडक्टिंग हो जाए। और जब उसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हैं पता है ना, इसके अंदर 2 रॉड डाल देते हैं, है ना, एक एनोड एक कैथोड, बैटरी लगा देते हैं, डीसी बोर्ड लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलता है और ऑक्सीजन गैस निकलता है। ये जो वाटर जो वो ब्रेक हो जाता है, डिसोसिएट कर जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एनोड पे निकलता है ऑक्सीजन, कहाँ निकलता है, एनोड पे निकलता है, याद कर लीजिएगा, एनोड पे क्या निकलता है ऑक्सीजन, और कैथोड पे क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। और जितना ऑक्सीजन गैस निकलता है उसका डबल निकलता है। मान लो अगर ऑक्सीजन गैस 1 लीटर निकलेगा तो हाइड्रोजन गैस कितना निकलेगा, 2 लीटर निकलेगा। अगर इसका 1 मोल निकलता है तो इसका 2 मोल। तो ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, अमाउंट होगा, मोल या वॉल्यूम की बात करें, मास की बात नहीं करने जा रहा हूँ मैं, मास नहीं, या मोल या वॉल्यूम की बात करें, तो जितना ऑक्सीजन निकलेगा उसका डबल क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, कमर्शियल प्रोसेस क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। दूसरा क्या हो गया कि डाई हाइड्रोजन ऑफ हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी, कितना, आपको बहुत ज़्यादा प्योर आपको चाहिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस चाहिए बहुत प्योर। जब बनाते हैं तो इम्प्योरिटीज का भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो बहुत जगह ऐसा है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ या बहुत जगह ऐसे सिस्टम्स हैं जहाँ पे आपको प्योर हाइड्रोजन चाहिए होता है, प्योर हाइड्रोजन चाहिए होता है। तो प्योर हाइड्रोजन बनाने वाला कोई फैक्ट्री होगा, तो कैसे ऑब्टेन किया जाता होगा, तो डाई हाइड्रोजन जो 99.9% प्योर होता है, मतलब उसके अंदर और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस ही होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विद द बिटवीन निकल एंड इलेक्ट्रोड। कैसे बनाते हैं, बेरियम, बेरियम पता है ना, बेरियम BaOH होल ट्वाइस, इसका एक्वा सोल्यूशन, उसको पानी में मिला दो, इसको एक्वा सोल्यूशन गरम बेरियम, कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग 99 वेरी प्योर हाइड्रोजन गैस, तो बोल देगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये फलना का नाम दे देगा। उसमें एक और दिया रहेगा कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वार्म एक्वस बेरियम सॉल्यूशन, और क्या यूज करना है वहाँ पे, निकल का इलेक्ट्रोड, जो हम रॉड डालते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस में, वो आपको क्या डालना पड़ेगा, आपको वहाँ पे निकल का रॉड डालना पड़ेगा आपको, है ना, जनरली ग्रेफाइट डाल दी या कोई और मेटल डाल दिया, ऐसा नहीं, यू हैव टू पुट निकल इलेक्ट्रोड। और कैसा होना चाहिए, यहाँ पे क्या एसिड मिला दिए थे, लेकिन यहाँ क्या मिलाना सॉरी क्या मिलाना है आपको, यहाँ पे बेरियम एक्वस बेरियम सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, समझ में आने के बाद वही सेम प्रोसेस जो यहाँ हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस, वैसा ही यहाँ पे भी होगा, बट यहाँ पे जो हम सॉल्ट या कोई ट्रेस यूज किए हैं, क्या यूज किए हैं यहाँ पे, बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज किए हैं, BaOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑब्टेन बाय द बाय प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। पढ़ा होगा सोडियम क्लोरो अल्कली प्रोसेस, सुने हो, याद करो, 10th में पढ़ा था क्लोरो अल्कली प्रोसेस, याद है, तो वो बाय प्रोडक्ट होता है ना। जब क्लोरो अल्कली प्रोसेस क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, पानी को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। देखो यहाँ पे क्लोरो अल्कली वही सेम चीज़ है, ब्राइन सोल्यूशन मतलब होता है NaCl सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन का मतलब होता है NaCl सोल्यूशन। ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्राइन सोल्यूशन, NaCl सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, मतलब पानी में नमक डाल के अगर तुम इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, एनोड पे क्या निकलता है, देखो यहाँ से निकल रहा है, एनोड पे क्या निकल रहा है, H2 गैस निकल रहा है, और कैथोड पे क्या निकल रहा है, H2 गैस, एनोड पे क्या निकल रहा है, देखो यहाँ से Cl2 गैस, तो ये Cl2 गैस निकलता है। तो इसे नाम क्या पड़ जाता है, इसका क्लोरो अल्कली प्रोसेस नाम पड़ता है, 10th में पढ़ा होगा, क्योंकि क्लोरीन भी निकलता है और साथ में अल्कली, मतलब ये देखो OH निकला, और इसका जो मैंने क्या बोला कि नमक होता है इसके अंदर, तो नमक है Na+, और ये मिले क्या बनाता है, अल्कली बनाता है। अल्कली मतलब होता है बेस, बताया तुम लोग, बताया तुम ऑलरेडी, अल्कली मतलब क्या होता है, बेस। इसका क्या बोलते हैं, इसको और बोलते हैं, इसका नाम होता है क्लोरो अल्कली प्रोसेस। क्या नाम बोलते हैं इसको, क्लोरो अल्कली प्रोसेस। मतलब इसमें क्या होता है, क्लोरीन भी निकलता है, अल्कली भी निकलता है, और इसका एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, जो कि देखो यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। तो ये एक बाय प्रोडक्ट हो गया, मतलब
हमें चाहे क्या चाहिए, क्लोरीन चाहिए और अल्कली चाहिए, और ये नहीं चाहिए जिसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। मान लो कोई कंपनी है जो क्लोरीन बनाती है, तो उसको हाइड्रोजन का मतलब नहीं है ना, उसके लिए जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, उसके लिए बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेम रिएक्शन जो है यहाँ पे क्या पानी करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा। यहाँ क्या निकल रहा है, पानी लोगे, प्योर पानी लोगे और थोड़ा सा एसिड डाल दोगे, तो यहाँ पे क्या निकलता है, ऑक्सीजन गैस निकलता है एनोड पे, लेकिन यहाँ क्या निकल रहा है, क्लोरीन निकल रहा है। ठीक है, ऐसे में ब्राइन सोल्यूशन को जब NaCl एक्वस सोल्यूशन इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, ध्यान सुनो, NaCl एक्वस सोल्यूशन का जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो देखो ध्यान से, एक बात अच्छी बात क्या है यहाँ पे कि कमर्शियल वाले जो भी बात मैंने की उस सब में देखो इलेक्ट्रोलिसिस ही किया जा रहा है। कमर्शियल इतना ही बात की, उस समय क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन, एसिड या बेस मिला के। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्या है, बेरियम ऑक्साइड के साथ करेंगे तो प्योर क्या निकलेगा, H2 निकलेगा। और दूसरा एक और है क्लोरो, नमक डाल के तुम इलेक्ट्रोलिसिस करते हो पानी में तो उसको बोलते हैं क्लोरोइलेक्ट्रिक प्रोसेस, उसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है आपका, H2 गैस होता है। तो ये सब याद रखना है। एक्चुअली सब ये कैसे होगा, कौन नेशन करता है, ये सब जैसे यहाँ पर तुमको पता नहीं चला यहाँ क्लोरीन हो गया सर, ये सब के बारे में कि यहाँ क्लोरीन क्यों निकल रहा है, कोई और कुछ नहीं निकल रहा है, ये सब बातें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, एक चैप्टर है हम लोग पढ़ना है इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिसिस, इसी 12th में। तो वहाँ पे समझ में आएगा कि ये CL क्यों आया और क्यों नहीं आया, तो आप जान जाओगे। आपको कोई सा भी आपको सोल्यूशन दे दिया जाए कि मान लो ये दे दिया मैंने CaCl2 एक वो सोल्यूशन दे दिया, तो आप आराम से बता सकते हो कि एनोड पर क्या निकलेगा, कैथोड पर क्या निकलेगा, आसानी से उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आसानी से उसको जान जाओगे। ठीक है, पर हमको यहाँ याद रखना है, क्या याद रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि बताओ 99.95% प्योर हाइड्रोजन ऑप्टेन करना है, तो बताओ ऑप्शन उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसके इलेक्ट्रोलिसिस से हमें मिलेगा। मान लो क्वेश्चन ही पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज in which of the following process we can obtain 99.9% प्योर H2 गैस, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CaCl2 सॉल्यूशन, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, है ना, बाय यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड। तो आपको उसमें ऑप्शन चुनना पड़ेगा, है ना। सब में से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, लेकिन उसमें से याद करने वाली बात कौन सी है, तो यही याद है, यही होता है। थोड़ा सा इनऑर्गेनिक में थोड़ा यही प्रॉब्लम है कि आपको थोड़ा कुछ चीज़ें फैक्ट्स याद रखनी पड़ेगी, इंडस्ट्रियल बेस पे याद करनी पड़ेगी। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, कमर्शियल में कोई किसी को डाउट है, बोलो। नो सर। समझ में आ गया। तो कमर्शियल में देखो ध्यान से, तो सब कमर्शियल में सारा क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ही हो रहा है। बाकी जो लैब की बात कर रहे हैं, लैब में क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मेटल को या तो एसिड से या तो बेस सीड के बाद क्या कर रहे हैं, H2 निकाल रहे हैं। क्लियर बात। तो हम लोग लगता है कि तुमको कोई प्रिपरेशन याद हो चुका होगा, लैब मेथड या फिर कमर्शियल मेथड याद हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका ओवरऑल रिलेशन जो बात करेंगे, जो ऊपर लिखा ओवरऑल रिलेशन क्या होगा, तो पानी में क्या होगा, Na+ भी होगा, क्योंकि पानी में एक्वस मतलब क्या बताया था, याद करो, NaCl एक्वस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, लिखवाया था तुम लोग को जी, Na+ एक्वस और Cl- एक्वस, ये सब पानी में बिल्कुल ही अलग अलग रहता है ना, इस टाइप से। क्लियर बात। Na+ एक्वस और Cl- एक्वस ये पानी में घुला हुआ रहेगा, तो क्या होगा, देखो यहाँ से Cl2 निकलता है, जो कहाँ निकलता है, एनोड पे निकलता है, H2 कहाँ निकलता है, कैथोड पे निकलता है, और Na जो है वो कुछ किया नहीं, वो एज इट इज जैसा यहाँ था उठ के यहाँ चला आया, है ना, और OH तो निकला ही, ऊपर निकला था OH, देखो यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होगा, ये दोनों को मिलाओगे तो क्या मिल जाएगा तुमको, ये मिल जाएगा NaOH एक्वस, ये बेस मिल जाएगा तुमको आराम से। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ओवरऑल रिलेशन। चौथा तरीका क्या है, बाय पासिंग ऑफ स्टीम ओवर हाइड्रोकार्बन और कोक एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये इंपॉर्टेंट याद बात रखना है, तुमको याद रखना है यहाँ पे कौन सा, ये वाला बात कि अगर स्टीम मतलब पानी ही हो गया, स्टीम मतलब क्या हो गया, पानी ही हो गया, स्टीम मतलब क्या हो गया, पानी। उसको अगर क्या करें, हाइड्रोकार्बन मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन वाला कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोजन और कार्बन। और कोक मतलब समझ में आता है कोयला, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज कोक। इसमें तो 99.9% क्या होता है, कार्बन होता है इसके अंदर, है ना। तो या तो हाइड्रोकार्बन या फिर कोक, जो कि किस पे हो, हाई टेम्परेचर पे हो, और कैटलिस्ट के में अगर हम स्टीम को पास करें तो क्या मिलता है हमें, याद रखिएगा ध्यान से, ये भी बात याद है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से बनाते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ही बनाने का तरीका यही है ना। किसी भी हाइड्रोकार्बन या कोक को
के ऊपर से अगर हम लोग गर्म स्टीम पास करें, निकल क्या है यहाँ पे, दिस इज कैटलिस्ट, दिस इज कैटलिस्ट। ये क्या है आपका कैटलिस्ट है ना, इसको बोलते हैं कैटलिस्ट बोलते हैं ना ये। तो हाइट में दिख रहा है 1270 केल्विन। तो इस टेम्परेचर पे ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, जनरल फॉर्म लिखा है हाइड्रोकार्बन का। तो हाइड्रोकार्बन के ऊपर अगर हम पानी पास करते हैं, स्टीम पास करते हैं, तो यू विल गेट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दिस हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली एग्जाम्पल ले लिया आपने कि मीथेन के ऊपर अगर हम क्या पास करें, हाइड्रोजन गैस पास करें, तो यू विल गेट क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये दो तरीका, ये हो गया, चार तरीका हो गया। पहला क्या था, याद करो फटाफट बोलो, तो जल्दी बोलो, छुपा रहा हूँ, जल्दी बताओ पहला क्या है। कमर्शियल मेथड क्या था, पहला कमर्शियल मेथड क्या था पुष्पा, अरे बोलो, व्हाट इज द फर्स्ट। सर हाँ बोलो। बैरियम हाइड्रोक्साइड को जब फर्स्ट था, फर्स्ट उसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो पानी को वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो सर उसमें क्या करते हैं, पानी इज द बेड कंडक्टर ऑफ, पूछा गया कि क्यों डालते हैं, बचपन में पढ़ा होगा कि पानी में थोड़ा सा ट्रेस डालते हैं एसिड या बेस का, क्यों डालते हैं, ताकि वो कंडक्टिंग हो जाए, बिना कंडक्टिंग के वो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा नहीं। तो पानी के अंदर क्या करते हैं, थोड़ा ट्रेस डाल देते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का ट्रेस डाल देते हैं, है ना, एसिड या बेस का। तो पहला प्रोसेस ये हो गया कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा क्या था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं क्लोरो अल्कली प्रोसेस, जहाँ पे क्या निकलता है, क्लोरीन निकलता है और अल्कली निकलता है, जैसे NaOH, उसका बाई प्रोडक्ट होता है H2, वो भी निकलता है, ठीक है। और तीसरा जो हमने पढ़ा, हमने जस्ट अभी क्या पढ़ा, तीसरा हमने बोलो, तीसरा हमने पढ़ा कौन सा, बाय पासिंग ऑफ स्टीम ओवर हाइड्रोकार्बन या फिर कोक एट हाई टेम्परेचर, तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा। बोलो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर गैस बोलते हैं। याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, जेई में आ चुका है इससे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर गैस, है ना। अब आदि पब्लिक क्या था, वहां पे लिखा भी हुआ था, पता है क्या ऑप्शन लिखा हुआ था, H2O गैस। जो बच्चा नहीं पढ़ा हो तो क्या मानेगा, अच्छा वेपर को वाटर गैस बोलते हैं क्या, मार दिया ठीक। लेकिन वाटर गैस किसको बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर क्या बोलते हैं, हम लोग वाटर गैस बोलते हैं। एज वाटर गैस इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिथनॉल। ये सब बातें याद रखनी है, ये सब बातें आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो वाटर गैस जो है, वाटर गैस का यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, सिंथेसिस मतलब होता है बनाना, क्या बनाने के लिए यूज करते हैं, मिथनॉल बनाने के लिए, एंड अ नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए यूज करते हैं। तो वाटर गैस क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होता है, और इसका यूज जो करते हैं हम लोग, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली मिथनॉल को बनाने के लिए यूज किया जाता है। एंड इट इज ऑल्सो सिंथेसिस गैस बोला जाता है इसको। इस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं बेटा, इसका नाम देते हैं सिंथेसिस गैस, या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं उसको, सिन गैस भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा में सिन गैस इज ऑब्टेन नाउ अ डे फ्रॉम क्या है, सीवेज, सॉडस्ट, स्टैबवुड, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। समझा क्या बोल रहा हूँ मैं, जो सिन गैस है वो आपको सीवेज से भी निकाला जाता है। जैसे देखा होगा बहुत बड़े, जैसे दिल्ली में, मुंबई में देखा होगा, सीवर जो होता है हमारे, नाला वाला जो होता है, वो ऐसे नहीं डायरेक्टली जाकर नदी में गिरा दिए, उसको नदी में मिलाने से पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। उसको सुना होगा सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट करते तो उससे गंदगी उंदगी जो होता है उसको निकाल लेते हैं, और फिर पानी को हम लोग नदी में या किसी में बहाते हैं। तो जो सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट बोलेगा कि बताओ कौन ऐसा ट्रीटमेंट है, या फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो पढ़ेंगे, है ना, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है 11th का, तो हम देखेंगे वहाँ पे वाटर पोल्यूशन को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं। जो नाला का जो पानी उसको हम लोग ट्रीट करते हैं, मतलब अच्छे से उसको साफ सुथरा करके फिर भेजते हैं नदी में या कहीं भेजना वाटर बॉडी में। तो उस समय देखना CO और H2 गैस निकलता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट करने का फिर फायदा ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी आपका साफ हो रहा है, इसका फायदा बहुत है। फायदा क्या है कि पानी तो साफ हो रहा है, इससे आपका जो वाटर बॉडी के जो जानवर है, मछली वगैरह, वो बच जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल्स वगैरह नहीं गए। दूसरे फायदा क्या है कि आपको वहाँ से सिन गैस मिलता है, और उस सिन गैस से क्या करते हैं हम लोग, यूटिलाइज करते हैं कहाँ पे, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में यूज करते हैं। दूसरा कहाँ से मिलता है आपको, सॉडस्ट। क्या होता है पता है, सॉडस्ट किसको बोलते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सॉडस्ट। सॉडस्ट मतलब होता है जब
लकड़ी काटते हैं, देखे हो लकड़ी जो काटते हैं तो वहाँ बुरादा निकलता है लकड़ी का चूरा। जो सॉ मशीन होता है जहाँ पे लकड़ी कटती है वहाँ पे ना, वहाँ पे बहुत सारा गुन्नी बोलते हैं लकड़ी का, बहुत सारा बुरादा आता है वहाँ से। तो लकड़ी का जो डस्ट होता है, लकड़ी जब काटते हैं तो वहाँ डस्ट निकलता है, उसको बोलते हैं सॉ डस्ट। सॉ मतलब होता है, सॉ मशीन सुना है, सॉ, हेक्सो ब्लेड, ये सब सुने हो, उसी से है सॉ। सॉ डस्ट मतलब होता है लकड़ी काटने के बाद जो बुरादा गिरता है उसको बोलते हैं सॉ डस्ट बोलते हैं। उसको बोलते हैं स्क्रैप वुड, मतलब खराब लकड़ियाँ, है ना, न्यूज़पेपर, है ना, ये सब क्या है आपका। जनरली देखोगे, ध्यान देखोगे तो सॉ डस्ट क्या है, प्लांट है, स्क्रैप वुड भी प्लांट है, वुड है ना, और ये क्या न्यूज़पेपर क्या है, वो भी क्या है, पेपर पल्प से बनता है, वुड पल्प से बनता है। तो दे ऑल आर, देखो तो प्लांट का ही क्या है, सेलुलोज है। ध्यान देखोगे दे आर क्या है, एक तरीके से सब क्या है, अरे बोलो हाँ है ना, दे आर सेलुलोज। तो सेलुलोज को अगर हम लोग क्या करते हैं, दे आर सेलुलोज, है ना। तो सेलुलोज को और फिर असाइन करते हैं, स्टीम से पास कराते हैं, तो वही आपको क्या मिलता है, आपको ये मिलता है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कोल, ना सुनना क्या बोला है, सिन गैस कोल से भी आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोल गैसिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको लोग, कोल गैसिफिकेशन। कोयला से जब जब कोयला को निकालते हैं, खदान से निकालते हैं, ऐसा नहीं खदान से निकाले और तुरंत तुम्हारे सामने भेज दिया गया, ऐसा नहीं होता है। उसको बहुत सारे ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत लोग होता है कि चोरी करके ले आता है खदान से, वो अलग है, लेकिन जनरली जो लीगल जो हमारे पास कोयला आता है उसको बहुत सारे ट्रीटमेंट करके भेजा जाता है, वहाँ से जो भी काम का चीज़ है उसको निकाल लिया जाता है, उसको बोलते हैं सिन गैस बोलेंगे। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम द कोल इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन। तो पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नोन एज कोल गैसिफिकेशन। तो प्रोड्यूसिंग ऑफ सिन गैस फ्रॉम कोल इज कोल गैसिफिकेशन ना। तो यहाँ देखा ना, कोक सिर्फ क्या लिख दिया है, सी लिख दिया, मतलब कोक है ये, है ना, सॉलिड होता है। और ये क्या होता है, इसको हाइड्रोजन गैस से अगर पास कराएं, H2 स्टीम से पास कराएं तो क्या बनेगा, जो काम ऊपर हो रहा था वही काम नीचे भी हो रहा है। नेक्स्ट, द यील्ड ऑफ डाइहाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज बाय रिएक्टिंग CO of syngas mixture with the steam in the presence of iron chromate as catalyst। देखो ध्यान से क्या हुआ है, अभी जब हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ देखोगे कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि उस रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ने देता है, मतलब रिएक्शंस को कंप्लीट नहीं होने देता है। जैसे कि CO गैस, ये CO गैस जो है, मतलब यहाँ CO गैस बना तो CO गैस क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, भैया तुमको आगे अब नहीं आना है, बस हो गया, रहने दो। तो क्या करते हैं, CO गैस को निकालते हैं, CO गैस को हटाना पड़ेगा वहाँ से, क्योंकि जब CO2 निकला तो उस रिएक्शन को जब आगे भेजना है, प्रोसीड कर आगे तरफ प्रोसीड करवाना है हमको, तो होगा क्या कि आपको वहाँ पे CO जो है वो गड़बड़ कर देता है, काम करने गड़बड़ करने लगता है। वो हम इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे कि कैसे गड़बड़ करता है। और इतना जान लो यहाँ पे जो CO जो है वो डिस्टर्ब करता है प्रोडक्शन में, तो हम लोग को CO को वहाँ से हटाना पड़ता है। इसलिए क्या करते हैं, CO को हम लोग क्या करते हैं, और पानी डाल के स्टीम से क्या करते हैं, करवा के CO2 बना देते हैं और फिर हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। तो CO को भी फिर हाइड्रोजन गैस अगर रीड करवाते हैं तो क्या बन जाता है, तो CO क्या है, अभी लिमिटेड ऑक्सीडाइज हुआ है, और ऑक्सीजन से पास कराएंगे तो क्या हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज हो क्या बन जाएगा, ये CO2 बन जाएगा। फाइनल हो गया ये। तो इससे ये भी हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो क्या लिखा हुआ है, द यील्ड ऑफ डाइहाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज, जो डाइहाइड्रोजन का जो बनने का जो यील्ड है उसको बढ़ाया जा सकता है। कब, जब CO गैस जो है सिन गैस का, कार्बन मोनोऑक्साइड जो सिन गैस का है, उसको क्या कर दो फिर से स्टीम में, जैसे मान लो मैं बनाया डब्बा में, क्या आया, इसको करने के बाद क्या आया, COS कार्बन प्लस वाटर को हीट करवाएं तो क्या हो गया, CO भी मिला तुमको और H2 मिला। तो इसके अंदर CO भी और H2 भी है ना, तो क्या करो, इसको फिर से क्या कर दो, वाटर स्टीम से फिर से क्या कर दो, हीट करवा दो, तो तुम क्या मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ से फिर से तुम क्या मिलेगा, और हाइड्रोजन मिलेगा तुमको, पहले से हाइड्रोजन है वो तरह के रहेगा, साथ में और हाइड्रोजन मिलेगा, साथ में CO2 मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, तुम यील्ड बढ़ा सकते हो, किसका, इसका H2 का बढ़ा सकते हो, है ना। क्लियर है बात। क्या यूज करने के लिए क्या बोला है, कौन सा कैटलिस्ट यूज करने के लिए बोला है, तो कैटलिस्ट वाले सबको नाम याद रखना बहुत जरूरी है ना। तो आयरन क्रोमेट यहाँ पे यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट। टेम्परेचर क्या है वो उससे कम है, जो भी ऊपर यूज किए थे 1270 उससे कम है, ठीक। बोलो यहाँ तो सबको समझ में आ गया। तो बताओ सिन गैस किसको बोलते हैं, सिन गैस कौन है, सिन गैस किसको बोलते हैं, उजाला, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर को, है ना। मिक्सचर। सिन गैस की यील्डिंग
हाइड्रोजन गैस की यील्डिंग बढ़ा सकते हैं। कैसे? बोलो। सर जब कार्बन मोनोऑक्साइड को सर जब फिर फर्दर स्टीम से रीड जब करवा उसमें सर देंगे। वाटर ऐड कर देंगे वाटर जब नहीं, सर फिर वाटर से स्टीम से रीड स्टीम करवा देंगे, फिर से हाइड्रोजन गैस बनता है ना। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसको उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट, दिस रिएक्शन विच इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ CO2 into CO2। तुम ध्यान देखोगे, जो मैंने ये ड्यूरेशन लिखवाया मैंने, ये वाला पार्ट देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, CO का ऑक्सीजन नंबर कितना है, ध्यान देखोगे तो CO जो है C, ऑक्सीजन कितना होता है -2, इसकी कितना होगा +2। अभी इससे किसमें बच्चा चला गया, वो CO2 में चला गया, तो एक ऑक्सीजन कितना -2, दो का कितना होगा -4, इससे कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो ये +2 से कहाँ चला गया, +4 में। कार्बन कहाँ से चला गया, +2 से +4 में चला गया। तो क्या हो गया यहाँ से, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है कार्बन में क्या हो रहा है, बढ़ गया ना जी, +2 से कहाँ चला गया +4 पे। तो क्या हो गया, तो ये CO से CO2 बनना इज ऑक्सीडेशन। बताया था ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ CO into CO2 इज कॉल्ड वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ध्यान से, ये सब बातें हैं कुछ कुछ जो आपको ये सब कॉमन चीजें, इस सबको मार्क कर लेना, अंडरलाइन कर लेना है। तो CO को CO2 में जो हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन करवा दो, क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, दिस CO2 फॉर्म्ड बाय रिमूविंग द स्क्रबिंग विथ सोडियम आर्सेनेट सॉल्यूशन। इस CO2 को हम लोग क्या करते हैं, निकालना है, क्योंकि क्या हुआ, अब हमारे डब्बे में क्या मिला, शिफ्ट रिएक्शन का क्या बचा, वाटर शिफ्ट रिएक्शन क्या बचा हमारे पास डब्बे में, CO2 बचा और H2 बचा। तो इसको क्या करते हैं, अब CO2 हटाना, हमको ऑक्सीजन, हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए ना जी। तो क्या करेंगे, हम CO2 को हटाना पड़ेगा। तो CO2 को हटाने के क्या क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे आर्सेनिक, सोडियम आर्सेनिक सोल्यूशन में इसको पास कराते हैं। क्या करते हैं, इस सारे गैस को क्या करेंगे, एक सोल्यूशन से पास कराएंगे, इसका नाम क्या है, सोडियम आर्सेनाइड सोल्यूशन। इससे क्या होगा, जो CO2 जो होगा गैस, इस सोल्यूशन में क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो बचा हुआ जो आपका जो गैस है वो H2 के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। देखो क्या समझ में आया, क्या बोल रहा हूँ मैं, अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर। यस सर। क्योंकि सर यहाँ पे सर स्क्रबिंग का मतलब पास कराना है। हाँ इसी में पास करना है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये CO2 आफ्टर वाटर शिफ्ट रिएक्शन के बाद CO किस में कन्वर्ट हो गया, CO2 में हो गया। दिस CO2 एंड H2 को या मिक्सचर हो गया ना, हमको तो सिर्फ H2 चाहिए, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, सोडियम आर्सेनिक सॉल्यूशन से पास कराएंगे। तो CO2 क्या उसमें एब्जॉर्ब हो गया, और H2 जो बचा हुआ सामने मिल गया हमको। ठीक, ऐसा समझ में, तो चौथा समझ में आ गया। फोर्थ मेथड समझ में आ गया हो तुमको, क्या फोर्थ मेथड क्या था, फोर्थ में था कि आप स्टीम को हाइड्रोकार्बन या कोक से पास करिएगा। चलिए, तो अब देखो ध्यान से, तो हमने क्या बोला कि हाइड्रोकार्बन या फिर कोक को स्टीम से पास करेंगे विद द इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, निकिल, जो कि क्या है आपका कैटलिस्ट है। 1270 के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए केल्विन में। तो आपको क्या मिलेगा, आपको वहाँ से मिलेगा CO और H2 गैस मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, CO एंड H2 गैस। अब H2 गैस की यील्ड और बढ़ा सकते हैं जब इस CO और H2 गैस को हम वाटर शिफ्ट रिएक्शन करते हैं। मतलब वाटर शिफ्ट रिएक्शन क्या होता है, CO एंड H2 के गैस के मिक्सचर को दोबारा से क्या करते हैं हम लोग, स्टीम के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। तो जो CO जो है वो आपका वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप को पूरा एक स्टोरी की तरह याद रखेंगे, है ना। ठीक है, तो वाटर गैस में रिएक्ट कर जाता है वो, और जो बचा तुम्हारा अब मिक्सचर में क्या हुआ, तुम्हारा CO2 एंड H2 है। तो CO2 एंड H2 जो है, तो CO2 जो, अब ऐसा नहीं देखो ध्यान से, तुमको बताएंगे अभी क्या होता है कि CO2 जो है, याद करोगे तो ये CO2 जो है एसिडिक ऑक्साइड, कैसा है ये, दिस इज एसिडिक ऑक्साइड होता है। कैसा होता है ये, एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो ये एसिडिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, तो कहीं पे भी अगर बेसिक सोल्यूशन मिलता है ना, क्या मिलता है, कहीं पे भी अगर इसको बेसिक सोल्यूशन मिलता है, याद करो तुम लोग, हम लोग CO2 का टेस्ट कैसे करते थे 10th क्लास में, याद करो कि कोई गैस निकल रहा है तो CO2 है, तो कैसे मालूम है कि वो CO2 है, याद है किसी को,
सर लाइम वाटर से सर पास करवाते वेरी थे गुड। वो। लाइम वाटर क्या होता था? पढ़िए लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता था? लाइम वाटर जो सर होता चूने का सर, चूने का नहीं, लाइम वाटर रेती हो मतलब जाता था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। और ये क्या होता है? बेस होता है ना जी, बोलो हाँ या ना। ये क्या होता है? बेस होता है, अरे बोलो। यस सर। हाँ, यस तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज बेस, और CO2 जो है पानी में जाने के बाद ये बन जाता है आपका कार्बोनिक एसिड। क्या बन जाता है ये? क्या बन जाता है ये? कार्बोनिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? किसी भी एसिडिक ऑक्साइड को पानी में मिलाइएगा तो वो एसिड बनाता है, ठीक है। किसी भी एसिडिक ऑक्साइड को अगर आप पानी में मिलाते हैं तो इट विल फॉर्म एसिड। तो जैसे CO2 पानी में आया, क्या बन गया? वो कार्बोनिक एसिड बन गया। और एक कार्बोनिक एसिड क्या करेगा? बेस के साथ हिट करके क्या बनाएगा? तुम लोग पढ़ते थे कि पानी जो होता था मिल्की हो जाता था, याद है? व्हाइट मिल्की हो जाता था, याद करो। तो व्हाइट मिल्क क्यों होता था? ये कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता था, जिसको लोग चूना बोलते हैं। दिस इज चूना, दिस इज चूना, है ना। व्हाइट व्हाइट, क्योंकि उसमें क्या होता है कि CaCO3 का प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता था वहां पे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता था? वो जो पानी जो मिल्की हो जाता था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्सेनाइट के साथ डालेंगे। आर्सेनाइट एक कमर्शियली वेस्ट यूज किया जाता है। तुम चाहो तो इसको CO2 को लार्ज स्केल पे है इसलिए आर्सेनाइट यूज किया होगा, हो सकता है। तो समझ में आ रहा है कि CO2 हर उस सोल्यूशन में एब्जॉर्ब हो जाएगा जो कि बेसिक सोल्यूशन होगा। बोलो हाँ या ना। ऐसा में नहीं, ऐसा में जैसे इसको पास करेंगे, इस आ गया। CO2 और H2 को पास करेंगे हम लोग किससे? एक सोल्यूशन से जो हमारा दिया हुआ है सोडियम आर्सेनाइड सोल्यूशन। तो जो CO2 है उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और क्या बचेगा? जो एब्जॉर्ब बचा क्या? सिर्फ H2S बचा। और H2S को हम लोग किसी डब्बे में भर लेंगे, कंटेनर में भर लेंगे और बेच देंगे, ठीक। चलिए, एंड द फिफ्थ प्रोसेस जो क्या है? बाय द लेन प्रोसेस। एक साइंटिस्ट है, इसका नाम था लेन प्रोसेस, उसका नाम पड़ गया सर लेन। इट इन्वॉल्व 2 स्टेप। ये 2 स्टेप में होता है। पहला क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें क्या होता है कि आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग का मतलब होता है, क्या होता है आयरन फिलिंग? लोहे का बुरादा। लोहे को जब काटते हैं, कहीं पे देखा होगा जहाँ पे खिड़की वगैरह दरवाजा बनता है, लोहे का बनता है, तो वहाँ पे देखिएगा जब लोहे को कटिंग करते हैं, जैसे कि लकड़ी को काटते बुरादा बनता है ना जी, बुरादा। उस तरह से लोहे को काटोगे तो वहाँ पे भी क्या होता है? बुरादा बनता है। तो आयरन फिलिंग्स बोलते हैं उसको, है ना। तो आयरन फिलिंग्स को अगर आप H2O के साथ हीट करवाइएगा, सुपर हीटेड मतलब खूब बहुत ज़्यादा गर्म स्टीम, मतलब पानी के फॉर्म, लिक्विड फॉर्म नहीं है, गैस के फॉर्म में होगा, है ना। बहुत सुपर हीटेड स्टीम करिएगा तो क्या होता है? ये क्या बन जाता है? तुम्हें पढ़ा भी होगा कि जो लोहा वगैरह जो होता है वो मॉइस्चर के साथ मिल के क्या बनाता है? बोलो, क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बनाता है, जंग बनाता है, जंग लग जाता है ना, जो क्रूजन होता है वहाँ पे। तो यही तो होता है वहाँ पे कि आयरन क्या करता है? O2 और मॉइस्चर साथ क्या क्या करता है? रिएक्शन करता है, क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड। तो कभी भी आयरन या कोई भी मेटल पानी के साथ या ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है? ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाया? Fe3O4 बनाता है। क्या बनाता है? Fe3O4 बनाया। दिस इज योर मेटालिक ऑक्साइड बनाया। और कभी भी सुने हो तुम लोग आगे चल के जिस तरीके से मेटल जो है एसिड से करके क्या बनाता है? H2S निकालता है। बोलो, जैसे मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? H2S बनाता है। सिमिलरली कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं, हाईलाइट मेटल, देखो जनरली मोस्ट ऑफ द मेटल क्या करता है? एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो H2S निकालता है थ्रू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लास 10 में पढ़े होंगे कि हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। तो इस पानी में जो है वो H को रिप्लेस कर देगा, कौन? जो आयरन है, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो क्या करेगा? आयरन को रिप्लेस कर देगा किससे? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? हाईली स्टीम्ड होना चाहिए, हाईली हीटेड स्टीम होना चाहिए, है ना। तो मोस्ट ऑफ द मेटल ऐसे भी होते हैं जो कि पानी के साथ, ठंडा पानी सुना होगा, सोडियम, याद करो, सोडियम सुने हो? सोडियम को अगर पानी में डालते तो आग लग जाता है, देखे हो कि नहीं? यस सर। पानी डालते तो आग लग जाता है क्या? यस सर। तो सोडियम जो है वो जब पानी में डालते हैं उसको, तो वहां से निकलता है हाइड्रोजन गैस। क्या निकलता है वहां पे? हाइड्रोजन निकलता है। और इतना ज्यादा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है
कि जो हाइड्रोजन गैस निकलता है उसमें आग लग जाता है। समझ में आ रहा है? तूने पढ़ा होगा फ्लेम। फ्लेम कब आएगा? फ्लेम तब आता है जब कोई गैसियस सब्सटेंस जलता है। समझा क्या बोला मैं? फ्लेम। आपको फ्लेम देखने कब मिलेगा? जब कोई गैसियस सब्सटेंस जलता है। जब हम हाइड्रोजन गैस जब निकलेगा गर्मी के कारण क्या उसके अंदर आग लग जाता है। तो सुना, तो कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं कि जो कि पानी से रिएक्ट करके क्या बनाता है, अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे देखो ध्यान से, अगर हम इसको Na को अगर हम पानी में डाल दें, ठंडा पानी में डाल दोगे तो बहुत सारे मेटल कैसा होता है, ठंडे पानी में रिएक्ट कर जाता है। बहुत सारे क्या होता है, गर्म पानी चाहिए, बहुत लोग क्या चाहिए, स्टीम चाहिए, और बहुत लोग क्या चाहिए, सुपर हीटेड स्टीम चाहिए। समझ में आ रहा है? डिपेंड करता है कि उसकी रिएक्टिविटी कितनी है। तो बहुत सारे मेटल ऐसे भी होते हैं जो पानी से रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? देखो पानी से रिएक्ट क्या बनाएगा, Na। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर तो तुमको नहीं आ रहा है कि सबको नहीं आ रहा है? भाई सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? सबको गड़बड़ आ रहा है क्या आवाज? नो सर, आ रहा है clear। बेटा थोड़ा सा नेटवर्क वाले एरिया में बैठो, आएगा तुमको भी आवाज। ठीक है, तो मैंने क्या बोला ठीक कि है। मोस्ट ऑफ द मेटल जो है वो पानी से रिएक्ट करता है ना। हो सकता है कोई पानी ठंडे पानी से रिएक्ट करेगा, हो सकता है कोई गर्म पानी से रिएक्ट करेगा, हो सकता है कोई स्टीम से करेगा, या हो सकता है कोई सुपर स्टीम से करेगा। वो डिपेंड करता है कि मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है कि नहीं है। ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो हो सकता है ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाए, कम रिएक्टिव होगा तो वो हो सकता है वो गर्म पानी से रिएक्ट करना पड़ेगा, और बहुत और कम रिएक्टिव है तो उसको हो सकता है कि सुपर हीटेड स्टीम चाहिए होता है। तो आयरन उसी में आता है, भोदू वाला में आता है कि ये बुर्बक आदमी है, इसको सुपर स्टीम चाहिए होता है। तो कहने का तो क्या, सोडियम में जब पानी डालते तो क्या होता है, यहाँ पे देखोगे ये बनता है NaOH बनता है, बेस बनता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है। इतना ज़्यादा गर्मी होता है इस रिएक्शन, जब रिएक्शन निकलता है तो हाईली थर्मिक होता है। जो हाइड्रोजन गैस निकलता है उसमें आग लग जाता है। इसलिए देखा होगा जब सोडियम को हम डालते हैं पानी में तो आग लग जाता है। ठीक, लेकिन ऐसा रिएक्शन में नहीं होता है। ठीक, दो ध्यान से। तो इसमें क्या हो गया यहाँ पे, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो तुम ये मत बोलो कि 10th क्लास का पढ़ाई से बुर्बक कोई वाला बात हो गया। 9 10th का पढ़ाई एकदम सब कंटिन्यू होता है। जिसको वहाँ का 9 10th का बेसिक क्लियर है वहाँ सब मजा में, इसको रीड मार देंगे तो बच्चों को समझ में आ जाएगा। तुमको समझाने इसलिए पढ़ रहा है हमको क्योंकि तुम 9 10th में मजे लिए हो तुम लोग को। तो कहने का तो क्या है कि आयरन फिलिंग को क्या करता है, सुपर हीटेड स्टीम से जब रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, Fe3O4 बनता है, जो कि मैंने बताया था जनरली क्या बनता है, ऑक्साइड बनाता है ना, या हाइड्रोक्साइड। पानी और भी ज़्यादा पानी रहा तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्साइड क्या हो जाएगा, इसमें पानी और डाल दो तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्लियर बात, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अभी क्या बना हुआ है, मेटल ऑक्साइड बना हुआ है। पानी और डालोगे तो क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ जैसे यहाँ होता है ना जी, सोडियम को पानी डालें, भरपेट पानी में डालते हैं, पूरा भरपेट पानी होता है तो क्या होता है, एक्चुअली बनता तुम्हारा यही है, Na2O बनता है पहले, लेकिन पानी और आता है तो क्या बन जाता है, ये फिर से एक्चुअली क्या बन जाता है, NOH बन जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द मेटल जो है वो पानी से रिएक्ट करता है ना। वो पानी हो सकता है, वो स्टीम के फॉर्म में हो सकता है, पानी के फॉर्म में हो, तो उससे क्या करता है, वो ऑक्साइड बनाता है और क्या बनाता है, H2O बनाता है। लेकिन लैब की बात कर रहे हैं तो लैब में क्या होगा, हम लोग आयरन फिलिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि आयरन हमारे पास बहुत सारा अमाउंट में है, सोडियम बहुत कम है, तो आगे लग जाता है भैया यहाँ पे, तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते, है ना। कोई फैक्ट्री वाला बोलेगा नहीं भाई हम सोडियम से निकालेंगे, क्या दिक्कत है, फटाफट निकलता है, पता चला वो सोडियम प्लांट में उठाने गया, वो अगले दिन प्लांट में आग लग गया। तो हमें ऐसा कुछ प्रोसेस अपनाना पड़ता है जो कि कंट्रोल हो, हमारे हाथ में हो, कंट्रोल हो, जब मन तब रिएक्शन करवा सके, जब मन तब बंद कर सके, ऐसा होना चाहिए। पता चला रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, पूरा फैक्ट्री में आग लग गया, फट गया पूरा फैक्ट्री, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रिएक्शन ऐसे भी होना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो क्या होगा, पहला क्या है, ऑक्सीजन स्टेट पहला दो इन्वॉल्व होगा। पहला तो होगा ऑक्सीजन स्टेज में कि आयरन फिलिंग क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो गया, है ना, Fe3O4 बना गया। अच्छा, Fe3O4 जो होता है, कहीं लिखा हो Fe3O4, इसका मतलब ये नहीं है, Fe3O4 का मतलब होता है कि इसके अंदर दो ऑक्साइड होगा। Fe3O के अंदर दो ऑक्साइड होगा, एक होगा आपका FeO और प्लस दूसरा होता है Fe2O3। दोनों ऑक्साइड जो जोड़ोगे तो ये बन जाएगा, जोड़ दोनों को, Fe प्लस Fe2 कितना होगा, Fe3, और एक वो इधर, तीनों वो इधर, चार वो हो गया। तो ऐसा कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, समझ में आ जाना चाहिए आपको कि बोथ ऑक्साइड, एक फेरस ऑक्साइड बोलते हैं इसको, उसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। एक होता है +2 वाला Fe, एक होता है +3 वाला Fe, है ना। तो दोनों टाइप का ऑक्साइड होगा, FeO वाला भी होगा और Fe2O3 वाला भी होगा। एक होगा फेरस ऑक्साइड, एक होगा फेरिक ऑक्साइड। तो दोनों का अगर दोनों होगा तभी इसको लिख सकते हैं Fe3O4, अगर अदरवाइज इसको या तो FeO लिखते हैं या तो इसको Fe2O3 लिखते हैं। दोनों बनता हो, इसलिए क्या लिख दिया इसने, Fe3O4 लिख दिया। ठीक,
दूसरा क्या बोल रहा है कि एक होता है, ऐसा तो नहीं है कि आयरन, मान लो ऐसा करेंगे तो आयरन तो बर्बाद हो जाएगा ना जी। आयरन ला के हम देंगे उसको, आयरन से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो कंपनी ऐसा नहीं कि उसको हाइड्रोजन गैस बनाना है उसके लिए आयरन गिन के आयरन बनाते जाएगा। तो ये जो ऑक्साइड आया वो तो खाली काम तो नहीं करेगा, ये तो करेगा काम, ये तो फेंकना पड़ जाएगा हम, गंदगी है एक तरीके से। क्योंकि तुम्हारी जगह जंग लग जाता है कहीं घर में, तो क्या करो, साफ करके हटा देते हो, नहीं फेंक देते हो कि उसको दोबारा से बटोर के लिए आते हो नहीं ना। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो हमने ऑक्साइड बनाया उसका दोबारा से हम लोग रीयूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, देखो 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 ध्यान से। इस ऑक्साइड को क्या करते हैं, दोबारा से कोल गैस याद है, सिन गैस, अरे याद आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। सिन गैस से दोबारा से करवाते हैं। सिन गैस से क्या हो, दोबारा तुमको जो आयरन था फिर तुमको आयरन मिल गया ना ये आयरन, पानी मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। तो सर यहाँ तो हाइड्रोजन गैस फिर से यूज हो गया नहीं सर, फिर फायदा क्या हो गया, यहाँ पे निकाले हैं और यहाँ पे आप क्या कर दिए, वापस दे दिए। तो बना कहाँ, बना यहाँ कितना निकला, कितना निकला यहाँ पे हाइड्रोजन, 4 मोल निकल रहा है ना जी, 4H2 निकला है। 4 निकल रहा है। Yes, अब sir. दे कितना रहे हैं उसको हम, 2 मोल दे रहे हैं ना। 2 ओवरऑल देखो 2H2 दे रहे हैं। दोनों मिलाओगे रिएक्शन को तो ओवरऑल कितना मिल रहा है आपको, ओवरऑल कितना मिल रहा है आपको, 2 मोल 2 मोल मिल रहा है ना। तो ऐसे ही 2 मोल हाइड्रोजन मिल गया, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइजनस गैस था वो भी CO2 में कन्वर्ट हो गया है ना। और साथ में तुम्हारा आयरन था वो फिर से रेडी हो गया, कहाँ के लिए, फर्स्ट स्टेज के लिए रेडी हो गया। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ किसी को, नहीं? आगे चले, दिस इज योर लेन प्रोसेस। आगे चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं 6th प्रोसेस है, कौन सा, कॉमन मेथड। नेक्स्ट क्या है, कॉमन मेथड क्या है, तो एक्शन ऑफ वाटर विद द, जो पढ़ी एकदम पढ़ाई चुके ऑलरेडी, सोडियम को, पोटासियम को, दे आर रिएक्टिव मेटल्स। उसको रूम टेम्परेचर पे पानी में डाल दोगे तो क्या निकल जाता था यार, वो बचा के, है ना, आग लग जाता है, ध्यान रखना इस बात को। दे आर द एक्टिव मेटल्स। जस्ट थोड़ी देर पहले बात की हमने कि सोडियम में पानी डालोगे तो क्या बनता था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और बनता है, दे आर एक्टिव मेटल्स, है ना। सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया, दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। तो इसको थोड़ा कंट्रोल वे में करना होगा तो कर सकते हैं, दिस इज कॉमन मेथड हो गया, जनरली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपको, एक्शन ऑफ वाटर विथ मैग्नीशियम, अल्युमिनियम एंड जिंक एट बॉइलिंग। मैंने क्या बोला था, याद करो, मैंने बताया था कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि ठंडे पानी में रूम टेम्परेचर बीट कर जाते हैं और हाइड्रोजन निकालते हैं। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि गर्म पानी में हीट करते हैं, और कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिसको सुपर हीटेड स्टीम चाहिए होता है। तो देखो यहाँ पे आयरन उस कैटेगरी में आता है जिस कैटेगरी में सुपर हीटेड आपको क्या चाहिए, स्टीम चाहिए। जनरली सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया, वो ऐसा मेटल्स के कैटेगरी में आता है जो कि रूम टेम्परेचर के पानी पे भी वो हीट करके हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। और कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जिसको गर्म पानी, खौलता हुआ पानी चाहिए होता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है बात? तो हमने क्या कर दिया, इस तीनों मेटल को कैटेगराइज कर दिया। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है यहाँ पे, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, बोलो है ना। उससे ज़्यादा, उससे कम रिएक्टिव कौन होगा, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम और जिंक हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विच कैन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ H2 विथ बॉइलिंग वाटर, चुनना पड़ेगा इसमें से, या तो मैग्नीशियम होगा या तो अल्युमिनियम होगा, जिंक होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द ऑब्टेनिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सुपर हीटेड स्टीम। तो सुपर हीटेड स्टीम में ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं देगा, ये सब देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, सब देगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? लेकिन पानी रूम टेम्परेचर पे सिर्फ यही देगा, ये भैया और ये भैया नहीं देंगे। क्लियर है बात? आया समझ में सबको? बोलो क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ तो समझ में आ गया कि कैसे प्रोडक्शन करते हैं। क्लियर है बात? यहाँ तो हम लोग सीख चुके हैं कि कमर्शियल मेथड क्या होता है ना, लैबोरेटरी मेथड क्या होता है। 5-6 तरीका हमने पढ़ लिया, ये सबको दिमाग में बैठा होना चाहिए। तो ये तभी दिमाग में बैठेगा जब उसको बार बार रिवाइज करोगे, ठीक। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन क्या है, देखिए ध्यान से। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी 2 टाइप का होता है भैया, एक केमिकल होता है, दूसरा होता है फिजिकल होता है। केमिकल प्रॉपर्टी के देखो क्या लिखा हुआ है, बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। तो इट इज कलरलेस गैस, याद रखिएगा ये कलरलेस गैस होता है, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैस होता है।
हाइड्रोजन गैस होगा, ना कलर होगा, ना ऑर्डर होगा, ना उसका टेस्ट होगा। ठीक है। दूसरी बात, ये कंबस्टिबल होगा, इसको हमने फ्यूल की तरह यूज करें, हमारा जो फ्यूचर जो फ्यूल जो है, क्योंकि एक टाइम आएगा जब तुम्हारा कोल पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूचर फ्यूल के नाम से हम भी इसको जानते हैं, किसको, हाइड्रोजन को जानते हैं। इट इज कंबस्टिबल गैस, सो इट कैन बी केयरफुली हैंडल विद, इसको केयरफुली हैंडल करते हैं। अदरवाइज पता होगा, ये सुना भी होगा, हाइड्रोजन बम बनाते हैं, सुना है। क्लियर है बात। तो फ्यूचर Yes, फ्यूल sir. का इसको यूज भी करेंगे हम लोग आगे चल के, है ना। अभी तो नहीं, जनरली बहुत कम जगह यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट, इट इज लाइटर देन एयर, ये हवा से हल्का होता है, इसलिए देखा होगा जो हमारा जो एयर जो बैलून भरते हैं, देखा होगा उसके अंदर हीलियम भरते हैं या हाइड्रोजन गैस भर के उड़ाते हैं, है ना। डेंसिटी कितना होता है, देखो ध्यान से, डेंसिटी जो होता है 1/24 टाइम किसका होता है, एयर का। जितना एयर का डेंसिटी होता है उससे कम होता है, इसलिए देखा होगा इसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर उड़ता है ना। और ये पानी में इनसॉल्युबल है, याद रखिएगा, ये जो पानी में है बहुत ही कम सोलूबल, सोलूबल नहीं होता है, बहुत कम सोलूबल होता है। ठीक है, वो लकड़ी से बनता है। ठीक है, दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टी, समझ में आ गया बात। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कंबस्टिबल गैस एंड लाइटर देन द एयर, है ना, और पानी में इनसॉल्युबल होता है। दिस इज योर फिजिकल प्रॉपर्टी। बोलो, क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं हम लोग केमिकल बॉडी की बात करते हैं। क्या होगा केमिकल एक्टिविटी, तब अभी जो पढ़े हैं ऊपर हम लोग बहुत सारी चीज देखा होगा, है ना। H2+Cl2, HCl गैस, H2+I2, ये सब तो जानते ही हैं, नॉर्मल रिएक्शन जो होता है। तो केमिकल एक्टिविटी ऑफ डाइहाइड्रोजन वेरी लो, रूम टेम्परेचर पे इसकी रिएक्टिविटी, तो मैंने शुरू में बताया था, याद करो, ऊपर में लिखाया था कि हैलोजन से कैसे ये अलग हुआ था, याद है। इसकी प्रॉपर्टी हैलोजन से मैच कर रही थी, लेकिन उसमें एक डिफरेंसेस आया था। क्या आया था कि हैलोजन जो होता है, हैलोजन Cl2, Br2, F2, दे आर वेरी रिएक्टिव। तो यही इसे छट गया था बेचारा, हैलोजन ग्रुप में इसलिए नहीं आ पा रहा था, क्योंकि वो जो डाइहाइड्रोजन होता है क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, किस पे, रूम टेम्परेचर पे। इट इज एट्रीब्यूटेड टू इट्स हाई, क्या होगा, एच बॉन्ड, मतलब कहने का मतलब क्या है, क्यों होता है ऐसा, रिएक्टिव क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो एच का जो बॉन्ड एनर्जी होता है, एच और एच का जो बॉन्ड एनर्जी होता है काफी ज्यादा हाई होता है, इसलिए इसको टूटना, भाई किसी से रेट करने जाएगा मतलब अपना बॉन्ड तोड़ के ही जाएगा रेट करने, है ना। ऐसा थोड़ी कि गया और मुंह दिखाएगा चला आएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो इसको रेट करना है किसी से, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपने बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। और इसकी बॉन्ड की तोड़ने की जो एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या बोल सकते हैं बॉन्ड एंथैल्पी जो बोलेंगे एच की, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि देखोगे यहाँ पे कितना है, 439.9, मतलब 440 किलो जूल होता है। एक मोल अगर तोड़ना है आपको 440 किलो जूल निकलता है। दिस बॉन्ड एंथैल्पी इन फैक्ट इज द हाईएस्ट ऑफ एनी सिंगल बॉन्ड। ये जो ध्यान रखिएगा, बहुत से सिंगल बॉन्ड बनते हैं, देखा होगा, सिंगल बॉन्ड F, सिंगल बॉन्ड F, C सिंगल बॉन्ड C, O सिंगल बॉन्ड O, है ना, Br सिंगल बॉन्ड C। जितना भी सिंगल बॉन्ड हमने देखा है, जितना भी सिंगल बॉन्ड होते हैं, उस सबसे ज्यादा हाईएस्ट अगर स्ट्रॉन्गेस्ट अगर बॉन्ड होगा तो हाइड्रोजन का ही होगा। समझाया क्या बोल रहा हूं मैं, क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट फॉर एनी सिंगल बॉन्ड, मतलब कि जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं उसमें सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड की अगर एनर्जी होगी तो वो किसकी होती है, एच की होती है। हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी होती है किसकी, सिंगल बॉन्ड में। वो डबल बॉन्ड की अलग बात करेंगे, डबल बॉन्ड में ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा हो सकती है। कि हम बात करें सारे सिंगल बॉन्ड को कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एच का जो सिंगल बॉन्ड का जो एनर्जी है सबसे ज़्यादा होता है। बिटवीन क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट, द रिलेटिवली इनर्ट नेचर। रिलेटिव मतलब इनर्ट नेचर मतलब क्या होगा, वो उसका जो इनर्ट मतलब क्या होता है, रेट इनर्ट मतलब होता है कि नोवल गेट करिए। इनर्ट मतलब सुना होगा इनर्ट गैस, इनर्ट गैस भी क्या होता है, किसी से रेट करने नहीं जाता है। तो इतना ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होने के कारण क्या हो जाएगा, ये जो अपने आप को इनर्ट के जैसा महसूस करने लगता है, इनर्ट नेचर का होता है ड्यू टू हाई बॉन्ड एंथैल्पी मे बी अंडरस्टूड बाय दिस फैक्ट ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, और यही कारण है कि इनटू एटम के फॉर्म में, एटम के फॉर्म में इतने इसलिए इतना ही कम एग्जिस्ट करता है, अराउंड इतना। जब 2000 केल्विन जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तब जाके ये एटम के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जो कितना परसेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ 0.081% होता है, जिसको बढ़ाया जा सकता है कितना, 2000 केल्विन पर जाओगे तब जाके इतना टूटता है, इतना परसेंट टूटता है वो, कितना 0.08%,
जब इसको आप 5000 केल्विन ले जाइएगा, मतलब वेरी हाई टेम्परेचर, तब जाके ये 99.95% टूटता है। समझ में आ रहा है? फर्स्ट द एटॉमिक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, जो एटॉमिक हाइड्रोजन होता है, जो सिंपल एक पार्टिकुलर एटम की बात करें तो एटॉमिक हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए यू नीड अ वेरी हाई टेम्परेचर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? और इतना हाई टेम्परेचर जो है वो कहाँ पे आएगा? वो इलेक्ट्रिक आर्क, बिजली की चिंगारी या फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पे ही आता है। ये हाई टेम्परेचर जो है वो अचीव आप कैसे कर सकते हो? इलेक्ट्रिक आर्क से या फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से अचीव कर सकते हो। क्लियर है बात? इसलिए देखा होगा, सुना होगा गैस वेल्डिंग, सुनो गैस वेल्डिंग सुनो कि नहीं? वो किसी लोहा को भी जोड़ देता है, सुने हो? हेलो, सो गए? नो सर, नहीं सर। सुनो ना गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग में हम लोग हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि क्या होता है, जब हम हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिक आर्क के बेस पे क्या तोड़ दिए, हमें क्या बोल रहा हूं मैं? इलेक्ट्रिक आर्क से हाइड्रोजन गैस था, जिसे टूटना नहीं चाह रहा था वो, ठीक, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक आर्क दिए तो टूट गया। बोलो, अलग अलग हो गया ये। लेकिन ये अलग अलग कब रह सकता है? जब तक इलेक्ट्रिक आर्क दिए हैं तब तक ये अलग अलग रहेगा। जैसे इलेक्ट्रिक आर्क हटाओगे फिर से क्या होगा? दोनों जुड़ जाएगा। समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? फिर सुने क्या बोल रहा हूं मैं? जब इलेक्ट्रिक आर्क देंगे तो दोनों टूटा, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक आर्क हटा देंगे फिर से दोनों जुड़ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक आर्क देने से टूट गया है ना जी। लेकिन जब जो दोबारा जो बनेगा, जो दोबारा बॉन्ड बनने जाएगा, तो पता है कि जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी देना पड़ता है। तो एनर्जी हम कैसे दिया? हमने उस एनर्जी को दिया हमने इलेक्ट्रिक आर्क से दिया, या हो सकता है अल्ट्रा वायलेट से दिया हमने उसको। लेकिन जब वो बॉन्ड बनाएगा तो वो क्या देगा हमको? थर्मल एनर्जी देगा, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी देगा। और इतना ज्यादा हीट एनर्जी देगा कि वो आप चाहे तो लोहा पिघला दो उस हीट से, या फिर जो पिघलना चाहते पिघला दो। क्लियर है बात क्या बोल रहा हूँ मैं? इसलिए हम लोग इसको गैस बिल्डिंग, मेटल्स को बिल्डिंग करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने इस बॉन्ड को तोड़ दिया किससे? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क, तोड़ दिया उससे। अब वही गैस जब मेटल के सरफेस में क्या करेगा? आपस में कंबाइन करेगा एक दूसरे से, तो क्या करेगा? बहुत हाई एनर्जी निकालेगा, हाई थर्मल एनर्जी निकालेगा। तो क्या होगा? इससे आपको बहुत हाई थर्मल एनर्जी के चक्कर में क्या होगा? जो मेटल जो होगा पिघल जाएगा और बाकी बगल से जुड़ जाएगा। ठीक, तो इसलिए हम इसको गैस बिल्डिंग यूज करते हैं। क्लियर है बात? वो आगे भी देखेंगे, मिलेगा पढ़ने के लिए। जो मैंने ये बात बताया आपको गैस बिल्डिंग का चीज, वो आगे देखेंगे हम लोग। इन्होंने बता दिया कैसे टूटता है, तो याद रहेगा। क्यों याद रहेगा? क्योंकि बिल्डिंग के लिए क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक आर्क यूज करते हैं, तो इसलिए याद रहेगा। अल्ट्रावायलेट विथ इट्स इनकम्प्लीट 1s इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्या होता है उसके अंदर? एटम में क्या होता है? 1s होगा ना जी, कन्फिगरेशन होगा। इट डज नॉट कंबाइन विथ ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट। ये सारे एलिमेंट से कंबाइन नहीं करता है, मतलब मोस्ट ऑफ द, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ मैं, इट डज कंबाइन विथ ऑलमोस्ट, ये सारे के सारे एलिमेंट, मतलब देखोगे तो हर एक एलिमेंट से ये कंबाइन कर जाता है, ऑलमोस्ट हर एक एलिमेंट। जैसे कि हाइड्रोजन के साथ जितना देखोगे सब, सोडियम, हीलियम, लिथियम, हीलियम नो लेस छोड़ के जितने भी मेटल्स मिलेंगे आपको, जनरली सबसे या नॉन मेटल से सबसे जनरली कंबाइन कर लेता हो। इट अंडरगोज कैलकुलेशन बाय, कैसे जा सकता है? ये कैसे जाएगा? कैलकुलेशन बाय कैसे जाएगा? ये दो तरह से जा सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन लेके या दे के या शेयरिंग करके, है ना। लॉस ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन तो क्या बन जाएगा? H प्लस बन जाएगा। गेन कर ले तो क्या बन जाएगा? H माइनस बन जाएगा। एंड शेयरिंग करेगा तो क्या बन जाएगा? कोल्ड। जैसे मान लो CH बॉन्ड बनता है, देखा है CH बॉन्ड बनता है, ये यहाँ पे क्या रहा है? शेयरिंग। तो कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है, या तो एनी बॉन्ड बन सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन दे के या इलेक्ट्रॉन लेके या फिर एक को शेयर कर। क्लियर है बात? ऐसा वो क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो हो गया जो जनरल प्रॉपर्टी हो गई। अब बात करते एक एक करके बात करते हैं कोई डिफरेंट एलिमेंट के साथ कैसे यूज करता है। तो पहला जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं रिएक्शन विथ हैलोजन। क्या करने जा रहे हैं? रिएक्शन विथ हैलोजन। हैलोजन मतलब क्या होता है? जो 17 ग्रुप का एलिमेंट होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्सेट्रा। उसमें कैसे रिएक्ट करता है? डायरेक्ट रिएक्ट करता है। ये डायरेक्ट करेगा रिएक्ट किससे? X2 से। X2 इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैलोजन फैमिली। तो क्या बन जाएगा वो? HX, मतलब HCl हो सकता है, H हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। क्लियर है बात? तो क्या बनेगा? H2 प्लस X2 गैस गिव 2HX गैस। ठीक है,
अब रिएक्शन विद फ्लोरीन ऑकर इवन एट अ डार्क टेम्परेचर, मतलब कहने का मतलब क्या है कि फ्लोरीन के साथ जो है वो अंधेरे रूम में भी रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। ऐसा में मतलब फ्लोरीन के साथ ही काफी ज्यादा हाई रिएक्टिव होता है। वाइल फॉर आयोडीन वी नीड सम कैटलिस्ट, है ना। योगदान से जो हाइड्रोजन जो है वो F2 के साथ अंधेरे कमरे में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HF बना लेगा। लेकिन वही बात करेंगे किससे, I2 की बात करें तो I2 के साथ बहुत कम रिएक्टिव होगा और इसके लिए आपको कैटलिस्ट चाहिए होगा, तब जाके रिएक्ट करता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, बोलो हाँ है ना। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव F के साथ होगा और सबसे लेस रिएक्टिव किसके साथ होगा, I के साथ होगा, ठीक है। समझ में आया गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पता ही क्या बनाता होगा, एक चीज बनाता हो, ऑक्साइड बनाएगा। तो इस ऑक्साइड क्या होता है, H2+O2 क्या बनाएगा, पानी बनाएगा, ठीक है। तो इट बर्न, ये फ्यूल है ना, तो फ्यूल की तरफ जलेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बनाएगा, ये पाल ब्लू फ्लेम देता है। ध्यान सुनिएगा, ये कैसा देता है फ्लेम, पाल ब्लू फ्लेम देगा आपको और क्या बनाएगा, ये पानी बना कर देगा, ठीक। एंड दिस रिएक्शन इज हाईली, कैसा है ये, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें पानी बनता है और देखो ध्यान से, तो हाइड्रोजन जो है एक तरह से फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं ऑक्सीजन से हीट करके, और इसमें कोई पॉल्यूशन भी नहीं होने वाला है। देखो ध्यान से, पानी कोई पॉल्यूटेंट नहीं है, ये पानी की तरह, इसको हम लोग स्पेस क्राफ्ट में यूज करते हैं। इसको देखोगे ध्यान से, तो H2 और O2 से हम लोग पानी बनाते हैं, इससे बिजली बनाते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक पढ़ेंगे तो वहाँ देखोगे, है ना, उसमें देखोगे तो H2 और O2 को डायरेक्टली क्या मिलाते हैं और यहाँ से बिजली बनाते हैं डायरेक्ट। तो पढ़ेंगे आगे चल के, फ्यूल सेल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फ्यूल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फ्यूल सेल बोलते हैं, ठीक। तो H2 और O2 को मिला के हम लोग फ्यूल सेल बनाते हैं, क्योंकि स्पेस में पानी अलग से ले जाइएगा, दिक्कत है। स्पेस में पानी ले आइए और एनर्जी भी ले आइए, इससे क्या होता है कि हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले आते हैं भर के, और इसको मिलाने से क्या बन गया तुम्हारा, हम लोग एनर्जी मिल गई, बिजली बना लिया उससे, और इसका जो बाई प्रोडक्ट आया आपका H2, उसको पी भी लेता है लोग, है ना। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, फायदा हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कैसे रिएक्शन करता है वो, देखो ध्यान से। तुम बताया तुम लोग को, उसका नाम याद करवाया था तुम लोग को, हैबर प्रोसेस। क्या बनाते हैं उससे हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया करते हैं, याद रखिएगा, ये ऊपर बताए थे, है ना। तो हैबर प्रोसेस का यूज करते हैं हम लोग। उसका नाम क्या है कि अमोनिया जब बनता है किसके हेल्प से, अमोनिया किसके हेल्प से बनता है, नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के हेल्प से बनता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हैबर प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है बात। यहाँ पे देखो ध्यान से, इसके लिए कैटलिस्ट, ये तुम्हारा कैटलिस्ट है, ये क्या है तुम्हारा, दिस इज योर कैटलिस्ट, दिस इज कैटलिस्ट, एंड दिस इज एमओ जो है इसको बोलते हैं प्रमोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रोमोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रोमोटर, मतलब जो कैटलिस्ट की एबिलिटी बढ़ा दे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, एफ इज कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट की पावर बढ़ा दे। मतलब एक होता है जो मतलब कैप्सूल खाना है, मतलब होता है, सुना है रिवाइटल खाते हैं, तो रिवाइटल किसका पावर बढ़ा रहा है, इंसान का पावर बढ़ा रहा है। तो रिवाइटल के अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट डाल दे जो रिवाइटल की पावर बढ़ा दे, है ना। तो उससे समझो कि एफ तुम्हारा रिवाइटल है और उसके अंदर एमओ को थोड़ा डाल देंगे तो इसकी एक्टिविटी और बढ़ जाएगी। तो एफ इज कैटलिस्ट एंड एमओ इज प्रोमोटर। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि आप एफ यूज कर लीजिए या फिर एमओ यूज कर लीजिए, नहीं, एफ जो है वो कैटलिस्ट है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, ठीक। और प्रोमोटर जो है इसकी एफी की प्रॉपर्टी को बढ़ाएगी, इसकी एबिलिटी को बढ़ाएगी कि आप रेट और बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोमोटर। जो कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी को इनहेंस करें उसको क्या बोलते हैं, प्रोमोटर। एक होता है पॉइजन होता है, एक क्या बोलते हैं, पॉइजन बोलते हैं, ठीक है। तो उल्टा होता है, जो कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी को घटा दे, जो कैटलिस्ट की एबिलिटी को डिक्रीज कर दे, उसको क्या बोलते हैं, पॉइजन बोलते हैं, ठीक है। और जो कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी को बढ़ा दे उसको क्या बोलते हैं, प्रोमोटर बोलते हैं, ठीक। एफ इज कैटलिस्ट एंड एमओ इज प्रोमोटर, ठीक है। आया समझ में सबको, नहीं समझ में आया, आ गया सर। चलिए समझ में आ गया। तो हेलोजन का रिएक्शन समझ में आ गया, है ना, ऑक्सीजन का समझ में आ गया, और नाइट्रोजन का समझ में आ गया। उसको बोलते हैं हैबर प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग, ये इंडस्ट्रियल तरीका है अमोनिया बनाने का, दिस इज योर इंडस्ट्रियल मेथड, इसको बोलते हैं हैबर प्रोसेस बोलते हैं।
ठीक, ये भी कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है, ये भी ऊपर वाला एक्सोथर्मिक था, नीचे वाला भी एक्सोथर्मिक है, और इसके ऊपर वाला भी एक्सोथर्मिक ही है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात किया जा रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो मेटल के साथ कैसा रिएक्ट करता है। हाइड्रोजन जो है तो इट कंबाइन विथ मैनी मेटल्स, ये बहुत सारे मेटल से कंबाइन करता है एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म इट्स करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड, क्योंकि मेटल खुद क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है भैया, मेटल क्या है, खुद इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो कटायन रहेगा तो हाइड्रोजन क्या बनना पड़ेगा, उसको अनायन बनना पड़ेगा। बोलिए हाँ या ना। मेटल क्या है, खुद इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए मेटल क्या एक्ट करेगा एज अ कटायन, और जो हाइड्रोजन एक्ट करेगा एज अ अनायन। इसमें जो मेटल जो है एम जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको एम, तो एम जो होगा वो होगा एम प्लस के फॉर्म में, और जो एच होगा वो होगा एच माइनस के फॉर्म में। तो एच माइनस को हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, हाइड्राइड। जैसे सुना होगा क्लोराइड, ClORID क्लोराइड बोलते हैं, Cl माइनस को जैसे ऑक्साइड सुना होगा O2 माइनस को बोलते हैं ऑक्साइड, उससे से क्या बोलते हैं, हाइड्राइड बोलते हैं, ठीक। तो बहुत सारे मेटल से क्या करता है, ये रिएक्ट करता है एंड दे फॉर्म हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, मेटल हाइड्राइड। जैसे कि हाइड्रोजन गैस प्लस मेटल, और सुनिया में से हो नॉमिनेट नहीं करता, ये हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है बेटा, तो H2 प्लस M, और मेटल किस फॉर्म में होना चाहिए, गैस के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे ऐसे नहीं कि ठंडा रॉड पे लोहा पे लाके हाइड्रोजन गैस पटक दिए, नहीं, मेटल भी गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। तो समझ में आया, मेटल को गैस फॉर्म में बनाने में तो समझ में आता है आपको। लोहा को गर्म करते तो लाली कर पाते हैं हम लोग, लोहा का फॉर्जिंग करना होता है, मार मार के उसको हम लोग को अगर कुछ आर्टिकल्स बनाना पड़ता है या कोई औजार बनाना पड़ता है तो उसको लोहा को लाल करते हैं, फिर पिट पिट के उसको सीधा करते हैं। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मेटल को गैस बना दो, तो समझ में आ रहा है, मेटल गैस बनाने का मतलब समझ में आता है, वेरी हाई टेम्परेचर। तो H2 भी गैस, मेटल भी गैस, तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्राइड जो कि सॉल्ट होगा। और यहाँ पे M क्या है, अल्कली मेटल होगा, क्योंकि M की वैलेंस क्या आ रही है, +1 आ रही है ना जी, H-1, तो +1 वाला कौन सा होगा, अल्कली मेटल्स होगा, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, दिस मेटल लाइक प्लेटिनम, निकिल एक्सेट्रा हाइड्रोजन फॉर्म, क्या लिखा हुआ है, इंटरस्टियल halide in which hydrogen atom get trapped in the interstitial void in the metallic crystal। अब थोड़ा तुम लोग पढ़ना शुरू करो, सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तुमको और बेटर क्लियर हो जाएगा, है ना। इंटरस्टियल का मतलब होता है अंदरूनी जगह, जैसे मान लो मेटल का एटम ऐसे अरेंज रहेगा, ऐसे मेटल का पार्टिकल ऐसा अरेंज है ना, इस टाइप से, है ना, ऐसे ऐसे अरेंज रहेगा। तो इसमें जब खाली जगह दिख रहा है, खाली जगह यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरस्टियल साइट बोलते हैं इसको। जो खाली जगह दिख रहा है आपको यहाँ पे, दे आर द इंटरस्टियल साइट। तो जो प्लेटिनम हो गया, निकिल हो गया, वो क्या करता है, वो हाइड्राइड बनाता है, बट वो अंदर जो खाली जगह होता है मेटल के, वहाँ पे चला जाता है, वहाँ पे जाकर फंस जाता है बेचारा, क्या होता है, तो इसलिए बोलते हैं वॉइड में तो होता है जगह, खाली जगह, है ना। तो इंटरस्टियल वॉइड में जाके क्या होता है, वो मेटालिक क्रिस्टल में चला जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज रेफर्ड टू एंड क्या है, ऑक्लूजन बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाम देते हैं ऑक्लूजन, क्या नाम देते हैं उसको हम लोग, ऑक्लूजन नाम देते हैं। तो याद रखिएगा, पूछ देगा कि व्हाट इज ऑक्लूजन, तो याद रखिएगा वहाँ पे स्टेटमेंट याद रहना चाहिए। द ऑक्लूड हाइड्रोजन लिबरेटेड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ऑक्लूड मतलब होता है जो फंस गया, ऑक्लूड मतलब क्या होता है, जो मेटल के इंटरस्टियल साइट, मतलब जो अंदर जो मेटल का अंदर जगह खाली है मेटल एटम के बीच में, वहाँ पे जाकर फंस गया, तो उसको बोलते हैं ऑक्लूजन बोलते हैं उस प्रोसेस को। और जो हाइड्रोजन फंसा रहेगा उसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। और वो हम निकाल सकते हैं, कब निकाल सकते हैं, जब उसको आप स्ट्रॉन्ग हीट करिएगा तो उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आया समझो सबको यहाँ तक, किसी को डाउट है, अरे बोलिए हाँ या ना, आगे चले। नो सर, डाउट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ क्या है, रिएक्शन विथ मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड। हाइड्रोजन का रिएक्शन किससे, मेटल आयन के साथ और उसके ऑक्साइड के साथ, कैसा होगा देखो ध्यान से। तो डाई हाइड्रोजन के अंदर जो होता है रिड्यूसिंग टेंडेंसी होता है, बताया था जब हाइड्रोजन किसी से अटैच होता है तो क्या करता है, सामने वाले को रिड्यूस करता है, बोलो हाँ या ना, या उससे ऑक्सीजन छीन के भाग जाएगा। याद करो, को बताया था ना कि मेटल के अंदर जिस तरीके से रिड्यूसिंग टेंडेंसी होती है, ऊपर याद करो कैटलिस्ट
जो अल्कली मेटल से जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी मैच कर रही थी, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी किससे मैच करती है? अल्कली मेटल से और हैलोजन मेटल से मैच करती है। तो अल्कली से जब मैच कर रही थी तो वहां पे एक प्रॉपर्टी भी आए थे, याद करो, वहां पे प्रॉपर्टी ये बोला गया था कि मेटल की जो रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है, सिमिलरली हाइड्रोजन की भी क्या होती है? रिड्यूसिंग टेंडेंसी होती है। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि डाइहाइड्रोजन रिड्यूस सम मेटल्स आयन लाइंग बिटवीन हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन के बीच में जो एग्जिस्ट करता है उसको क्या करता है? वो उसको रिड्यूस भी करता है इन एक्वस सॉल्यूशन एंड ऑक्साइड ऑफ मेटल। मतलब या तो उस मेटल का एक्वस सॉल्यूशन हो या तो उसका ऑक्साइड के फॉर्म में। मतलब कहने का ये है कि मेटल जो है या तो पानी में घुला हुआ हो इन द फॉर्म ऑफ आयन, या तो वो कैसा हो? मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में हो, मेटल ऑक्साइड फॉर्म में हो। तो क्या करेगा भैया? इस दोनों को क्या करेगा? हाइड्रोजन हेट करके इसको कर देगा, रिड्यूस कर देगा इसको। समझे? रिड्यूस का मतलब इसको मेटल बना देगा। क्या बना देगा? मेटल। यहाँ पे क्या है? प्लस चार्ज में होगा, ये भी प्लस चार्ज में होगा, तो क्या बनेगा? रिड्यूस कर देगा इसको। ठीक, तो जैसा एग्जाम्पल देखिएगा, विच आर लेस रिएक्टिव देन द आयरन इन करस्पॉन्डिंग टू द मेटल, है ना? जो आयरन से कम रिएक्टिव होगा उसको रिप्लेस कर देगा। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है? H2 गैस, क्या लिखा हुआ है? प्लेटिनम का आयन जो पानी में था उससे हिट करवाया तो क्या हो गया? प्लेटिनम को बाहर निकाल दिया और खुद पानी में चला गया, आ जाए H+। ठीक है, तो H2 जो है प्लेटिनम से, जैसे देखो प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया, दे आर द लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पे देखो MOMXY, ये सॉल्ट दिख रहा है तुमको यहाँ पे? ये क्या है? ये ऑक्साइड है। उसको हमने क्या किया? हाइड्रोजन से क्या किया? हिट करवाया, तो क्या बन गया? यहाँ पे M बाहर आ गया, M एज अ सॉलिड बाहर आ गया इन द फॉर्म ऑफ मेटल, नॉट आयन। आयन को रिड्यूस करके, तो इसको इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, खुद क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ये मेटल रिड्यूस हो गया, ये मेटल रिड्यूस हो गया, और यहाँ क्या निकला? यहाँ पे पानी निकलता है। ठीक है, तो सिंपली अगर सिर्फ आयन है तो H+ बन जाएगा वो। सिंपली अगर वो ऑक्साइड है तो क्या करेगा? ये H2 क्या करेगा? जाके यहाँ से ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा, क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, कॉपर ऑक्साइड, वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया तो कॉपर क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया है। यहाँ कॉपर कितना था? कॉपर यहाँ +2 पे था, यहाँ पे कॉपर कितना है? 0 पे हो गया ना, ऑक्सीजन नंबर बना दिया, घटा दिया, सॉरी रिड्यूस कर दिया यहाँ पे, और ये पानी जाके छीन लिया, पानी बना दिया यहाँ। ठीक है, तो इसके आगे हम छठा वाला जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। 6 केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।